करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जितना बराबर ले रहे हैं उतना ही बराबर देना पड़ेगा। ये कहने मुक्ति नहीं मिलने वाली है कि समझ में नहीं आया। जब उतर गए हैं साहित्य के क्षेत्र में तो फिर झंडे गाड़िए। यहाँ पे आगे पीछे का कोई मतलब नहीं है। पद्मावत में इतिहास और कल्पना का समन्वय, यही तो कल बोला था, नहीं बोला था? आधार बताए थे, निष्कर्ष लिखवाया था। क्यों उलझी तुम? अरे भाई तुमको अपने से ही कि सर मैंने ऐसे लिख दिया समन्वय पे, क्यों में क्यों उलझ गई तुम? चलिए अच्छी बात है। प्रेम तत्व कल आपको समझ में आ गया था? कोई समस्या? आज हम लोग बात करेंगे नागमती का विरह वर्णन। नागमती का विरह वर्णन। नागमती का विरह क्यों है? आप सब कहानी जानते हैं क्यों है। हीरो कौन है? रत्नसेन है। कौन है ये? चित्तौड़ का शासक है। इसका एक नाम और क्या मिला है यहाँ पे? भीमसेन। ठीक है। इसकी एक पत्नी कौन है? नागमती, जिसको अपने ऊपर बड़ा विश्वास है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं। और दूसरी बनने वाली कौन है? पद्मावती, जो आगे बन जाएगी और उसी पे पूरी कहानी पिक्चर जो है आगे बढ़ेगी। पहले मामले में क्या है कि रत्नसेन जो है अपनी पत्नी को छोड़कर जाता है। आमतौर पे ये पति पत्नी के संबंध में बड़े, आप जानते ही हैं कि कोई कहीं जा रहा है तो एक पक्ष हमेशा दुखी होता है। उदाहरण बहुत सारे दिए जाते हैं, यहाँ भी वही उदाहरण है। अब लेकिन यहाँ पर एक जो उदाहरण देने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और जायसी जो है प्रेम तत्व के कवि हैं और विरह के भी कवि हैं। ये विषय आमतौर पर एक महिला का विषय है कि उसको कैसा विरह हो रहा है, लेकिन जब महिला के विरह को पुरुष लिखेगा तो पुरुष भी मान लीजिए उसी ही हृदय का होना चाहिए। भाई अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पुरुष की आवाज में भी जो गीत गाते हैं और वही लोग जो महिलाओं के भी आवाज में गीत गा देते हैं और अच्छा गा देते हैं, जो गला दबा के गाते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि कोई पुरुष नहीं गा रहा, महिला ही गा रही। अब यहां पर अगर आप समझें कि विरह क्यों है, क्योंकि रत्नसेन को अगर आप देखें तो वह भी विरह में है। किसके विरह में है? जब उसको ये पता चला कि पद्मावती नाम की कोई महिला है तो उसके बारे में ही सुन के मूर्छित हो गया। तो एक तरह का विरह ही है। और अगर आप देखें तो वो पद्मावती से मिलने के लिए इसी विरह के कारण जाता भी है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि जब आपको किसी के प्रति राग हो जाए, राग वो भी जो बिना देखे, इसको कहते हैं पूर्व राग। यहां पे अगर आप देखें तो पूर्व राग का मतलब क्या होता है? अभी आप किसी से जो मिले नहीं हैं, वर्णन हुआ है और वर्णन होते ही राग हो गया। राग मतलब क्या होता है? लगाव। राग मतलब लगाव। लगाव हो गया। किससे हो गया? पद्मावती से। लेकिन फिर आप जानते हैं कि पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, उससे मिलने के लिए बड़ी लंबी यात्रा करता है रत्नसेन। और इतनी लंबी यात्रा, इतनी कठिन यात्रा करने के बाद जैसे ही पद्मावती सामने आती फिर मूर्छित हो जाता है। बड़ी समस्या है।
होश में आता है फिर वियोग हो जाता है उसको। तो अगर आप देखें वियोग ये उसका क्यों है, क्योंकि हर जीव, यहाँ पे एक आध्यात्मिक पक्ष ये है कि हर जीव जो है परमात्मा की तरफ जाना चाहता है, लेकिन सांसारिक आकर्षण इतना ज्यादा होता है, उस आकर्षण को व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। और जब नहीं छोड़ पाता है तो समस्या ये होती है कि अंत में वो पछताता है। अंत में उसको ये लगता है कि कोई चीज साथ जा नहीं रही है, और ये जो दुनिया मैंने किया ये क्या ठीक था या नहीं ठीक था। इसीलिए समझदार व्यक्ति वैसे होते हैं जो ज्यादा लगाव नहीं रखते किसी से, उतना ही लगाव रखते हैं दुनिया से कि बस काम चल जाए। नासमझ लोग बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं और रोते गाते ज्यादा हैं। तो यहाँ समझने की बात यही है कि रत्नसेन को भी अगर आप देखेंगे तो अभी उसके अंदर नासमझी है और वो बहुत लगाव में है। तो वियोग हो गया, जो दूसरी बार भी उसका दर्शन करता है लेकिन वो मिल नहीं पाता। अगर आप देखें तो यही बात पद्मावती में भी दिख रही है एक जगह। जैसे ही रत्नसेन वहां पहुंचता है सिंघलदीप, तो वहां पे पद्मावती का अनुभव होता है कि कोई मुझे मिलने आ रहा है, और अदृश्य वो वियोग से भर जाती है। ऐसा कभी कभी हो जाता है, हमारा मन ही है, दिल तो बच्चा है जी। अब ये बात यहां पर आई, तो यहां पर अगर आप देखें कि पद्मावती भी रत्नसेन से नहीं मिली है, और नहीं मिलने से पहले भी उसको वियोग हो गया, लगाव हो गया, तो वहां पर भी पूर्व राग है। पूर्व राग का मतलब क्या है? किसी से मिले बिना। इस पे एक मूवी आई थी बहुत पहले, अब मुझे याद आ जाए उसका नाम, सिर्फ तुम। इसमें भी देखिए, आप लोगों ने देखी हुई, सब सभी लोग कलाकार लोग हैं, सब जानते हैं मूवी कहाँ पे होती है कैसे। सिर्फ तुम में भी यही है, नायिका को ये पता चल गया कि नायक ये है, उसके बारे में कल्पना हो गई, प्रेम हो गया, बात खत्म। ऐसे ही कुछ यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं? पूर्व राग। ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहां आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी में भी क्या पूर्व राग है कि नहीं है? है, उसमें भी है। जब उसको पता चला कि भाई कि पद्मावती है, तो पद्मावती से मिलना चाहिए अपने को, पागल हो गया उसी दिन से। खली बली गाना छोड़ दिया उसी दिन से, उसने दूसरा गाना शुरू कर दिया, और उसने भी वियोग का अनुभव किया। तो ये भी पूर्व राग है। भाई मैं आपको आनंद के लिए थोड़ा बीच में बोलता हूँ, जिससे आपका विषय में एक रुचि बनी रहे, आपको ये लगे कि हाँ कि आप कोई चीज समझ पा रहे हैं। अब देखिए, ये तो हो गया जहां पर दो तरफा विरह है, जहां पे पूर्व राग है। अब नागमती का विरह कैसा है? ये तो आपने एक तरह के विरह देखे हैं, जहां पर विरह में जो है व्यक्ति, वहां मिलने की बात है। और नागमती का जब आप वर्णन देखते हैं विरह का, तो जायसी इस पर खुल के अपनी बात रखते हैं। कैसे? जब रत्नसेन सिंघलदीप जाता है तो 1 साल उसको जाने में लगता है 1 वर्ष का समय लगता है। और जब 1 वर्ष का समय लगता है तो फिर जो पत्नी जो है, चकवा चकवी की कहानी आपने सुना ही होगा, पत्नी बिछड़ गई, और जब वो बिछड़ गई तो उसको विरह होने लगा कि रहते थे तो ये था, तुम थे तो ये था, वो था वो था। दुनिया भर के उदाहरण नहीं था कि आदमी जब किसी के साथ रहता है तो उदाहरणों में दुनिया को देखता है, और जब नहीं रहता तो कहता है तुम थे तो ये था। तो नागमती में यही बात है। नागमती भावुक हो गई है, रो रही है, और उसका अधिक मन जो है रोने में ही लगता है। सामान्य तौर पर भारत की महिलाओं में ये बड़ी समस्या है। देखिए, मैं जब भी बताता हूं तो मैं इस बात को सोचता हूं कि महिला का हृदय जो है भावुक है पुरुष की तुलना में। पुरुष भी भावुक होते हैं, लेकिन उनकी तुलना में कम होते हैं। और जो भावुक होने का नाटक कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, उतने भावुक होते नहीं है पुरुष। ये उनके जो शरीर का फंक्शन ही ऐसा नहीं है कि वो बहुत भावुक हो जाए। महिला पहले भावुक नहीं होगी किसी के प्रति, लेकिन अगर हो गई तो फिर समस्या है, फिर उसको आप हटाएंगे तब भी नहीं हटेगी। यहां यही दिखाई दे रहा है।
नागमती के साथ समस्या क्या है, वो भावुक है बिल्कुल, अब एकदम रोने में उसका मन लगा हुआ है। अब इसी बात को लेकर हिंदी साहित्य में कहा जाता है कि ऐसा विरह का वर्णन कोई कर नहीं पाया है जैसा मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती का विरह वर्णन किया है, उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और ये कहा जाता है, आचार्य शुक्ल ने भी यही कहा है, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय वस्तु है। ये कोई और नहीं, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं जो बहुत नाराज रहते हैं। देखिए, नाराज रहने वाला व्यक्ति भी अगर आपकी प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब कि कुछ आपने काम कर दिया है बेहतर। नागमती का विरह कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। एक महिला जब अपने पति से अलग हो रही है तो उसके भीतर क्या भाव उठ रहे हैं, उसका वर्णन जायसी ने किया है। और इसको लेकर आप देखें कि आचार्य शुक्ल का भी यह मानना है, विरह वर्णन पूरे हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, जिसकी तुलना न की जा सके। अद्वितीय मतलब क्या होता है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अतुलनीय, है ना, जिसको तौल न सके। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जब नागमती का विरह जब दिखाया गया है तो वो किसी रानी का विरह नहीं दिखाया गया है वो रानी चित्तौड़ की। वो दिखाया गया है कि एक साधारण महिला जब अपने पति से अलग होती है तो उसके भीतर क्या विरह होता है, उस रूप में दिखाया गया है। आचार्य शुक्ल ये बात बोलते हैं कि भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बारे में दिया है। भावुकता का बड़ा भारी परिचय मतलब आम तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में बैठकर उसकी भावनाओं को उमाड़ देना, ये साहित्यकार का काम होता है। और ये करना आसान नहीं है। आपके भीतर क्या चल रहा है, या अगर मान लीजिए कि नागमती का विरह वर्णन इन्होंने जब दिखाया तो वो दिखाने के लिए खुद के भीतर भी भावुकता होनी चाहिए, नहीं तो वो थोपी हुई केवल दिखाई देगी। कवि हमेशा भावुक लोग, अगर आप देखेंगे तो हमने देखा है आमतौर पे 2-4 कवियों से पाला पड़ा है मेरा, वो भावुक होते ही हैं स्वभाव से। रोने वाले होंगे थोड़ी देर में, तब तक रोएंगे नहीं, तब तक कविता फूटेगी नहीं। और जब तक दुख में नहीं होंगे तब तक कविता नहीं आएगी, और जब तक प्रेम में नहीं होंगे तब तक कविता नहीं आएगी। ये सब होता ही है उसमें। वो कहते हैं कि मुझे विरह चाहिए, इसलिए कविताएं लिखी जाती हैं। यहां आप देखिए क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि नागमती विरह में इतनी ज्यादा है कि वो ये भूल गई है कि उसे रानी है, कि मैं एक रानी हूं। अपने को केवल एक साधारण नारी समझती है कि मैं एक सामान्य महिला हूं, और जो साधारण महिला का दुख है वो जायसी ने नागमती के माध्यम से दिखा दिया है। रानी का दुख बहुत ज्यादा नहीं होता। आपने रानियों के बारे में बहुत सारे स्थान पे सुना होगा, रानी बहुत ज्यादा भावुक होती ही नहीं है। लेकिन नागमती एकदम भावुक है, जो रानी के औदात्य से अलग है। रानी का मतलब है शिवगामी देवी, रानी का मतलब है देवसेना। ये पात्र हल्के नहीं हो सकते। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर वो रानी है तो एक महिला भी है? अगर वो एक महिला है तो उसके अंदर प्रेम भी है, और अगर वो प्रेम में है तो वो समस्या में भी वैसे ही होगी, भले ही वो रानी बन के अपना चेहरा छिपाती हो। इस मामले में जायसी महत्वपूर्ण है कि जायसी ने एक रानी के प्रेम को नहीं दिखाया है। रानी के माध्यम से साधारण महिला का प्रेम जो है, जो समस्या है, जो उसका दुख है, उसे दिखाया गया है। तो यहां अगर आप देखें तो ये बात आपको समझने वाली है। अगर कोई राजमहल में रहेगा तो उसको क्या गर्मी लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन नागमती को बहुत गर्मी लगती है। एक उदाहरण आता है, जेठ जरे जग बहे लुआरा। जब जेठ का मौसम आता है तो आग लग जाती है धरती पर, बड़ी गर्मी पड़ती है, और उस समय लपट चलती है, लू चलती है। जेठ जरे जग बहे लुआरा, ये आप देखेंगे जो भाषा किधर की है, उत्तर प्रदेश के आसपास में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा है। तो केवल समझिए, जेठ जरे जग बहे लुआरा, उठे बवंडर धिके पहारा।
बाउंडर उठता है, पहाड़ गर्म हो जाते हैं, भाप फेंकने लगते हैं पहाड़। देखिए, चारे ही पवन झकोरी आगे, चारों तरफ से पवन आग को झकोर रही है, लगा रही आग, और लगो और लगो और लगो। इसी समय जंगलों में भी आग लगती है। लंका दाही पलंका लागी, लंका में आग लग जाती है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है। अगर सामान्य, आप सोचिए, सामान्य से सामान्य उदाहरण यहां दे रहे हैं। उठे आगे औ आवे आंधी, आग उठ जाती और आंधी चलने लगती, आग की लपटों की आंधी। नैन न सूझ मरो दुख बागी, मुझे आंखों से कुछ दिखता नहीं है। नैन न सूझ मरो दुख बांधी, दुख इतना ज्यादा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर क्या कहती है, बरसों मघा झकोरी झकोरी, ऐसे मौसम में मैं यही कहती हूं कि बारिश हो जाती तो कितना अच्छा होता। बरसों मघा झकोरी झकोरी, मोरे दुई नैन चुए जस ओरी, मतलब मेरा ऐसा लगता है कि बारिश हो जाए तो, आंखों से बारिश हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। मेरे दो नैन से उससे, अब देखिए क्या वर्णन हो रहा है। वर्णन ये है कि सारा कुछ जो कुछ है, हमें अपने दुख में ही हर जगह दुख दिखाई दे रहा है। कहते हैं, एक कहावत है कि सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा ही दिखाई देता है। जो जिस भाव में रहता है उसको वही भाव दिखाई देता है। आप जिस भाव में होंगे आपको दुनिया उसी रंग में दिखाई देगी। आपका भाव सही है, दुनिया भी आपको ठीक दिखाई देगी। इसीलिए समझदार लोग कहते हैं, नजर बदल दीजिए, नजारा बदल जाएगा। और आपकी नजर नहीं बदली तो नजारा हमेशा बिगड़ा ही हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहां ये चीज आपको दिखेगी। इसके बाद और क्या है, आप देखेंगे कि नागमती जो है, जब रत्नसेन चला गया है तो बहुत ज्यादा समस्या है। ये समस्या अगर आप देखेंगे कि जब भगवान कृष्ण गोकुल से गए, इसी बात को भ्रमर गीत में सूरदास ने भी समझाया है। जब कृष्ण गोकुल से गए तो गोपियां जो हैं आगे लेट गई रथ के, ये अब जाने नहीं देंगे तुमको, हमारे ऊपर से ही रथ ले जाओ, चढ़ा के मार डालो, फिर जाओ। कृष्ण उतरे, कहे तुम लोग मेरा स्वरूप हो, क्या फालतू बात करती हो, मरोगी तुम। कहे नहीं मरना है, अब तुम जाओगे तो मरना ही है। कृष्ण समझाते हैं। उधर से राधिका आती हैं, उनकी उनके लीडर तो वही है, राधिका है जो गोपियों की। कि हमें तो बोलना ही नहीं है, जो मन करे वो करो। लेकिन जो गोपियां वो कंट्रोल नहीं कर पाती, कहें कि तुम्हें बोलना नहीं है, वो निकल जाएंगे मामला। अब समस्या ये है कि कृष्ण को समझाना है। कृष्ण ने कहा कि मैं आता हूं, जाता हूं और आता हूं। और कृष्ण एक बार छोड़ के गए मथुरा वृंदावन, तो वापस कभी नहीं आए। कृष्ण के पास भी बहुत काम है ना, और भी कुछ काम है जग में करने को। एक ही काम तो बचा नहीं था कृष्ण के पास। कृष्ण तो व्यवहारिक व्यक्ति हैं, इसीलिए उनके ऊपर बात आती है कि व्यवहार में कृष्ण को पकड़िए और आदर्श में राम पकड़िए। आदर्श पकड़ेंगे तो जीवन में बहुत दुख मिलेगा और उसके बाद कोई मानेगा भी नहीं। व्यवहार पकड़ेंगे, बाद में सब आपकी पूजा करेंगे। इसलिए व्यवहारिक व्यक्ति ज्यादा ठीक चल रहे हैं। भारत की विदेश नीति भी व्यवहारिक चल रही है। पहले आप गरीबी में चलते थे, आप बात करते थे फिलिस्तीन की, आप बात करते थे अफ्रीकी देशों की, कीनिया की, रवांडा की, बुरुंडी की। यही आपके दोस्त होते थे, सब काले गोरे सब मिलके अफ्रीकी देशों में हम सब कुछ जो सामान कर देंगे। अब आपके दोस्त बदल गए, अब बड़े लोगों के साथ आप बैठते हैं। जापान, फ्रांस, यूएस, रूस। तो ये स्टेटस सिंबल है, इससे भी समझिए ये क्या है, व्यवहारिक है। भारत के लिए फायदा किसमें? हम उनके साथ हैं आज भी बने हुए, लेकिन हम उन्हीं का हाथ पकड़ के लोगों का हाथ छोड़ नहीं सकते। कृष्ण का पूरा जीवन ही व्यवहारिक है, इसीलिए भारत की विदेश नीति अभी प्रैग्मेटिक है, यथार्थवादी। तो यहां समझिए कि मामला क्या है कि जब कृष्ण चले गए तो गोपियां जब मधुबन को देखती हैं, मधुबन मतलब जहां वो इलाका, तो कहती हैं मधुबन तुम कत रहत हरे,
तुम क्यों हरे रहते हो? कृष्ण चले गए, क्यों नहीं तुम जल जाते? देखते ही तुमको गुस्सा आ रही है मुझको। इसका मतलब क्या है? अपने विरह को व्यक्ति सामने भी प्रकाशित करता है, सामने भी देखता है। गोपियां बहुत नाराज हैं मधुबन पे, हरे भरे बने हुए हो, कृष्ण चले गए, तुम्हारे को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बांसुरी बजाते कितना अच्छा लगता था, तुम्हारे पेड़ के नीचे बैठते थे। तो गोपियों ने बात किया है, कुछ ऐसी ही बात जो है जायसी के यहाँ नागमती भी कर रही है। क्या कह रही है? अच्छा, एक चीज और आप देखेंगे कि ये वियोग जो है सीता में भी दिखता है। जब सीता का हरण हो गया तो सीता रावण के पास थी, रावण के पास थी, तो आए दिन जो है उनको रावण जो है हड़काता था कि कभी चंद्रहास तलवार लेकर के आज गर्दन काट दूंगा सीता तुम्हारी, एक बार मेरे तरफ देख लो। सीता ने कहा कि एक बार देख लेंगे तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा बेटा, लेकिन देखेंगे नहीं अभी तुम्हें। आपको लगता है सीता टाइप की जो महिला होगी वो जो है जो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि दे सकती हैं, वो रावण को मार नहीं सकती थी? आप ऐसे ही समझ लीजिए, बहुत जगह वर्णन आता है कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि दिया जानकी जी ने, और वो भी वहीं दिया लंका में। 8 सिद्धियां जो हनुमान जी के पास हैं, जिसके आधार पर हनुमान जी सबका कल्याण करते हैं, वो सिद्धि जानकी जी ने दिया। और वो जानकी उनको रावण कह रहा है, अपनी मौत को दुनिया बुलाती है, रावण भी बुला रहा था, एक तरफ तुम मेरे तरफ देखो। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अब देखने का समय तो नहीं गया, तुम्हारे पास इतनी साहस थी तो मेरे पति थे तो आके ले गए होते, तुमको ही पता चल जाता कि तुम किस चिड़िया के हो, कहां से आए हो। पति जंगल में है, तुमने मेरा हरण कर लिया और देवर को छल से भगा दिया, देवर से भी तुम नहीं लड़ सकते, तुम्हारी ऐसी औकात है। सीता के हरण के बाद राम को अगर आप देखें तो राम बहुत दुखी है। तुलसीदास कहते हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जंगल से पूछते हैं, पेड़ पौधों से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने देखा। लक्ष्मण को बहुत डांटते, कहे तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया लक्ष्मण, मैं तुमसे बहुत ज्यादा दुखी हूं। जब मैंने तुमको बोला था कि तुम यहीं खड़े रहना तो तुम क्यों आए? कहे भैया मैं लक्ष्मण रेखा खींच के आया था। है, रेखा खींचने से कोई बात नहीं बनेगी, आज्ञा का उल्लंघन अपराध है। इसीलिए लक्ष्मण को शक्ति भी लगी थी। लक्ष्मण बार बार अपने हिसाब से चलना चाहते और राम रामत्व में थे। राम चाहते 1 मिनट में हो जाता काम खत्म रावण का, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें और भी जुड़ी हुई थी रावण के साथ, कि रावण का अभिमान भी समाप्त करना था, उसका राज्य भी समाप्त करना था। और राम किसी का राज्य लेने वाले व्यक्ति नहीं है, उसके भाई को ही राज्य दिया, विभीषण को। सामान्य राजा और असामान्य राजा में अंतर यही है। बात समझ में आ रही है? तो यहां ये चीज आपको दिखाई देती है। इसके अलावा अब नागमती एक जगह कहती है कि एक जो भौरा उसको दिखाई देता है, भौरा कौवा वो सब दिखाई दे रहे हैं, तो कहती है, पीयूषो कहो संदेशणा, मेरे प्रियतम से संदेशणा कहो, हे भौरा हे काग, हे भौरे हे काग, मेरे पीयू से जाके संदेशा कहो, सो धनी विरहे जरी मुए, तेहि धुआं हम ही लाग। कह देना कि जो मैं काला हूं, ये धुआं नागमती का धुआं है, वो विरह से उठ रहा है, उसी का धुआं लगा है, और मेरे पीयू से, मेरे जो जो प्रियतम से बात जाके बता देना, तेहि धुआं हम ही लाग। नागमती का धुआं लगा है, इतना विरह में जल रही है कि धुआं उठ रहा है वहां से। ये देखिए, अतिशयोक्ति है, ऐसा धुआं तो कभी उठा नहीं आते धरती पर, लेकिन ठीक है, कवि की कल्पना है, समझिए, आनंद लीजिए आप। आग लग गई है, पीयू से कहो संदेशणा, केवल इतना ही आपको याद रखना है, पीयू से कहो संदेशणा, हे भौरा हे काग, हे कौआ हे भौरा, जाके कहो, सो धनी विरहे जरी मुए, तेहि धुआं हम ही लाग, उसी के जो विरह का धुआं हमें लगा है।
नागमती से एक, अब जब नागमती ऐसी स्थिति में है तो एक पक्षी भी उड़ के आता है उसके पास, कहता है नागमती नागमती। यहां आप देखेंगे जायसी के यहाँ पक्षी भी खूब बात करते हैं, आमतौर पे पक्षी का भी बात नहीं करता, तोता इतना ही बोलता है राम राम शिव शिव कृष्ण, इससे ऊपर कुछ नहीं बोल पाता तोता। हाँ हाँ, तो खाना, अरे एक ही दो लाइन बोल पाएगा, और कितना बोले पूरी बात। हाँ अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तोता बोलता है इसका मतलब मान गए आप लोग, कल्पना कम है, जायसी ने कल्पना कम किया, ठीक। चलिए, नागमती से एक जो पक्षी कहता है, क्या कहता है, फिर रो को नहीं डोला। तुम कितना रो रही हो और कोई डोल नहीं रहा है। आधी रात विहंगम बोला, आधी रात को वो पक्षी बोला कि रानी तुम बहुत दुखी हो, परेशान मत हो, मैं देख रहा हूं तुम्हारा विरह बहुत बढ़ता जा रहा है। तो पक्षी तक को भी विरह दिखाई दे रहा है, इतना विरह है इनका। ये एक तरह की बात आप ऐसे समझिए कि जो पक्षी हैं उसके विरह का केवल ये नहीं है कि उसका विरह सामान्य है, उसके विरह को पूरे लोग देख पा रहे हैं, पेड़ पौधे पक्षी सबको समझ में आ रहा है कि वो विरह में है। ठीक है, अगर आप देखें तो नागमती का विरह एक तो ये है कि उसका पति जो नहीं है, और दूसरा विरह यह है कि पति मेरा दूसरी स्त्री की खोज में गया है। दो तरीके के विरह हैं, एक तो यह है कि पति नहीं है, और दूसरा यह है कि दूसरी स्त्री की खोज, और ये दोनों ही तनाव उसको दे रहे हैं, दोनों ही तरफ से उसको तनाव है। और वो कहती है कि जीवन मेरा जो है सार्थक नहीं है, अगर वहां से वो विवाह करके भी आएगा तब भी एक समस्या, एक नई समस्या। तो नागमती कहती है पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हौ बिन नाह मंदिर को छावा। पुष्य नखत आ गया है, हे स्वामी तुम कहाँ चले गए, और अभी मंदिर में पूजा हम दोनों लोग करते थे, अब बताओ तुम्हारे बिना पूजा हम कैसे करेंगे, ऐसी समस्या तुमने क्यों पैदा किया, क्या जरूरत थी पद्मावती को ढूंढने की। रत्नसेन जो हैं उनको कोई मतलब नहीं है, वो सावन के अंधे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो सीधे एक ही रास्ता पकड़े हैं। अब तक वहां से आएंगे नहीं तब तक कुछ उनको समझ में नहीं आएगा। अब इनके सामने दो समस्या है, उनके सामने केवल एक समस्या, उनको और किसी की याद नहीं आ रही, नागमती उगमती की, वो सीधे जा रहे हैं लक्ष्य की तरफ। वहीं पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से उतरेंगे और वहां पहुंच जाएंगे। ठीक, आगे देखिए। नागमती एक जगह ये कहती है कि भाई अगर कुछ भी हो सके तो मेरे पति से कोई मुझे एक बार मिलवा दो, अगर ये हो पाता तो मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाती। फिर एक पक्षी से कहती है पद्मावती सो कहियो विहंगम, हे पक्षी तुम पद्मावती से जाके कहो, क्या कहो, कंत लोभाए कर रही संगम, मेरे पति को तुमने जो है वो लुभा लिया है और तुम संगम कर रही हो, और मेरी स्थिति तुमने देखा है। तेहिचन सुख तेहिचन तेहिचन सुख मिले शरीरा, मोह कहीं दूध मोह कहीं दुख बहुत किया। इसका मतलब क्या है कि तुमको तो बहुत आराम चल रहा है और हमको नहीं सोच रही एक बार भी। एक पक्षी फिर पकड़ा नागमती ने, उसको यही कहा कि जाके पद्मावती से बताओ तुम। अब अपनी बात वो तो सुनेगा नहीं, उसको बताओ कि मैं बहुत दुखी हूं और तुम मेरे पति को तुमने जो है वो लुभा लिया है और इसके लिए समस्या मुझे ज्यादा हो गई है। फिर क्या कहती है एक जगह कि अब मेरा जीवन तो जीवन है ही नहीं, पति आएगा कि नहीं आएगा कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो क्या कहती है, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, मकुत ही मार्ग उड़े परे कंत धरे जहां पाऊं। मुझे उस मार्ग पर जो है उड़ा के ये हवा ले जाए, मेरी धूल को,
और जहां मेरा पति आ रहा हो उसके सामने ये मुझे डाल दे। अब सोचिए कि एक पति छोड़ के गया है, आज के समय अगर ऐसा कोई करे तो जो पिटाई हो जाए पति की। और एक ये पत्नी है, जान रही है कि जो दूसरे महिला के पास गया है, उसके बाद भी कह रही है कि यह तन जारो छार के, मरने के लिए तैयार हो गई हैं। और उसके बाद भी आगे सुनिए, अपनी जो जो मरने के बाद जो अस्थियां हैं उसको कह रही है उसको उड़ा के ले जाए पवन और उसके पैरों के नीचे डाल दे। क्या ही प्रेम है भाई, कितना प्रेम करने की क्या जरूरत है? आपका कोई शोषण पे शोषण किए जा रहा है, हम प्रेम पे प्रेम किए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें जो है कभी कभी क्या है, ऊहात्मकता, एक शब्द आता है ऊहात्मकता, आदमी उब जाता है, इतना किसी को दुख कैसे हो सकता है। मलिक मोहम्मद जायसी के यहां एक शब्द आता है ऊहात्मकता। क्या आता है? ऊहात्मकता। ऊहात्मकता क्या है? ऊब क्या होता है? अरे कोई कितना ही प्रेम में दुखी होगा भाई, व्यवहारिक स्तर पे इतना प्रेम में कोई दुखी हो ही नहीं सकता। आप देखिए मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि मान लीजिए कि किसी पुरुष की पत्नी मरी, एक सप्ताह तो पुरुष बड़ा नाटक करता है, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। 8वें दिन से छोटे बच्चे की व्यवस्था नहीं चल पा रही है। अरे क्या मक्कारी है तुम्हारी भाई, ये बताओ, सीधे एक दूसरी शादी करना है अब तुम्हें? अगर कोई महिला कह दे उसके जीवन में उसके लोग पीछे पड़ जाएंगे, बताइए ऐसी कोई महिला होती है? हाँ, ऐसी कोई महिला होती है? अरे तुम करो तो सब सही, अगर कोई महिला बता दे तो तुमको गलत। तो ये समस्या यहां पर है कि इतना ज्यादा प्रेम में रहना नहीं चाहिए, लेकिन रह रही है नागमती, तो समस्या है। और क्या है, कभी कभी हंसी भी आती है कि इतना दुख इसको क्यों है। एक उदाहरण सुनिए कि दही कोयला भई कंत सनेहा, जो दही थी सफेद कोयला हो गई जो जो प्रियतम के याद में। तोला मांस नहीं रहा देहा, बताओ जब तुम थे तो इस शरीर पे मांस था, लोग कहते हैं कि मांस शरीर पे आ जाता है जब अच्छा कोई दिखता है, खाता पीता है तो बढ़िया स्वस्थ हो जाता है, सुंदर भी लगता है। क्या कह रही हैं, तुम गए हो तब से खाना पीना छोड़ दिया, शरीर का जो मांस था वो भी खत्म हो गया है। अब बताइए, रकत न रहा, शरीर से खून भी खत्म हो गया है। विरह तन जारा, विरह ने इतना तन को जला दिया है। रति रति होई नैनन ढरा, रात रात भर तुमको इतना याद कर दिए हैं कि आंखों में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। भाई ये सब अतिशयोक्ति है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं इतना ज्यादा जो मजाकिया लगने लगता है कि ये समझ में नहीं आता है कि इसमें जो गंभीरता कितनी है। ये लगता है कि यहां पर इतनी वेदना कैसे शब्दों से हो सकती, इतनी वेदना किसी में कैसे हो सकती है जितनी वेदना ये दिखा रहे हैं। अगर आप देखें तो यहां पर यह बात समझना पड़ेगा, ठीक है, फिर भी मध्यकाल की अगर कोई नारी है उसके अंदर जितनी भी विरह वेदना, यह विरह वेदना इसलिए भी थी कि महिला हमेशा अपने आप को पुरुष का उससे अलग नहीं समझती थी। पहले क्या था, शादी हो गई तो मेरा जो कुछ है पति ही मेरा देवता है, अब जीवन में उसके सिवा कुछ है नहीं, वो नहीं है तो फिर क्या ही करेंगे जीवन, तो मेरा जीवन कोरा कागज वाला कहानी। वो मध्यकाल में भी वही था, और उस समय तो और भी था, सामंतवादी सोच थी, इसीलिए ये भी परंपरा लाई गई कि सती प्रथा, कि जल जाओ, पति नहीं तो तुम्हारे जीवन फिर क्या ही रखा है। और जो नहीं जलता था उसको ऐसे देखा जाता था कि वो कितनी बड़ी अपराधनी हो। यहां ये बात आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बात मलिक मोहम्मद जायसी नागमती में दिखा रहे हैं विरह, ये मध्यकालीन नारी की दास्ता की स्थिति का सूचक भी है कि जब महिला किसी के प्रति बहुत ज्यादा
अनुरक्त है या उससे अलग अपने आप को नहीं सोच पा रही है, तो फिर उसके न रहने पर उसके जीवन में कोई सार नहीं है। और अगर कोई सार नहीं है तो समस्या अधिक है। और यह मानने में हमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि यहां नागमती का जो विरह वर्णन दिखाया गया है वो अद्भुत है। अपनी व्यापकता उसमें उसमें दिखाई देती है, उसकी पवित्रता भी दिखाई देती है। लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां ये विरह वर्णन लिमिट को क्रॉस कर जाता है, जो नहीं क्रॉस करना चाहिए था। लेकिन ठीक है, वर्णन करते करते कवि का हृदय है और आगे बढ़ गया, एक चूड़ी और चढ़ा दिया उन्होंने, एक्सीलेटर थोड़ा बढ़ा दिया। एक्सीलेटर बढ़ाने से समस्या क्या हुई? ऊहात्मकता आ गई। और ऊहात्मकता ऊ पैदा करती है, हंसी पैदा करती है। आप पढ़ रहे हैं विरह, आपको आने लगी हंसी। तो आचार्य शुक्ल ने कहा कि जैसी सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन अति कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि नहीं, अच्छा है, हिंदी साहित्य में इससे अच्छा नहीं किसी का दिखता है। और अगर हम देखें तो अद्वितीय स्थान है। अब एक बात समझिए, ये नागमती का विरह वर्णन एक समस्या को जन्म देता है। क्या समस्या है भाई? मध्यकालीन नारी, इसका मतलब दास थी क्या? मतलब ये है मध्यकालीन नारी दासता की अवस्था में थी। आज के समय तो कोई किसी को ये कह दे कि हम नहीं रहना चाहते, फिर भी लोग तुरंत ही इधर उधर हो जाते हैं। अब ये समझिए कि यहां क्या अवस्था है, मध्यकालीन नारी की अवस्था क्या है। नागमती का विरह वर्णन जो है उससे एक विवाद का जन्म होता है कि क्या है। आचार्य शुक्ल एक तरफ ये कहते हैं कि ये विरह वर्णन जो है हिंदी साहित्य में बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। और ये भी कहते हैं यह आशिक मासूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है। शब्द देखिए, ये अक्सर कोट होता है हिंदी साहित्य में। इन्होंने ये भी कहा है कि ये आशिक मासूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है। आशिक और मासूक आचार्य शुक्ल को पसंद नहीं आएंगे। आचार्य शुक्ल पसंद करते हैं सीता जैसी महिला को। जयशंकर प्रसाद के यहाँ आप देखेंगे तो वो पसंद करते हैं बाहुबली की देवसेना को। वैसी महिला हमको चाहिए, अद्भुत हो, तीर चला सके, मार सके, ये कर सके वो। यही तो फिल्मों में आता है बाद में। यहां आप देखेंगे यही कहते हैं कि भाई आशिकी नहीं है, यहाँ आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, बल्कि हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है नागमती का विरह वर्णन। सुनिए क्या है। हिंदू गृहिणी जो है वो कैसे अपने पति के लिए विरह में है, ये उसकी विरहवाणी है। और इसका सात्विक और मर्यादापूर्ण रूप, इसका सात्विक और मर्यादापूर्ण रूप मनोहर दिखाई देता है। मतलब प्रेम कैसा है? सात्विक है, मनोहर है। क्या गलत है? आचार्य शुक्ल ने कहा इसको खराब तरीके से मत देखिए। आशिक मासूकों का निर्लज्ज जो प्रलाप नहीं है ये कि आप ऐसे हंस रहे हैं इस पे। इसका मतलब आशिक मासूक को जो है आचार्य शुक्ल एकदम फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि आशिक मासूक क्या चीज होते हैं। अगली बात, कुछ लोग कहते हैं आचार्य शुक्ल इतने ज्यादा क्यों प्रश्न खड़ा करते हैं। कहते हैं कि मुख्यतः जो नारी है क्या उसको माना जा रहा है। मध्यकालीन नारी अगर आप देखें तो लिंग भेद बहुत ज्यादा है, स्त्री और पुरुष में बहुत ज्यादा अंतर है। और उसको केवल मर्यादा में रखकर उसके शोषण की बात करना और इसे बहुत अच्छा बताना, ये क्या अच्छी बात है? अगर ये अच्छी बात नहीं है तो फिर क्या समस्या है इसकी? ये कह रहे हैं भाई अगर आज के समय में हम देखें तो उस समय की महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफी चिंताजनक थी, काफी समस्या वाली थी। और महिला को भोग की वस्तु माना गया,
त्याज्य माना गया, बहुत जगह उसको साथ भी नहीं बिठाया गया, और फिर उस महिला से इतनी उम्मीद की जाती है कि वो अपने पति के लिए सब कुछ करे, सारा बलिदान वही करे, और उसी पे ही उसको जो देवी का स्थान मिलेगा, नहीं तो उसको उसके जो नीचे वाला स्थान जो पापनी वाला दे देंगे हम। ये तो करेंगे, जो डाकनी है, पापनी है, उसको मार भी देंगे। करते नहीं करते? यहां ये चीज, इस पे बात करें। अगर आप देखेंगे कि भक्ति काल में भी आप देखें, कबीर जैसे पहुंचे हुए सिद्ध संत, तुलसी जैसे महान संत भी महिलाओं की हानि और जो महिलाओं के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बोल नहीं पाए। कबीर कहते हैं कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। मैंने आपको कबीर बताया नहीं था, क्योंकि महिलाओं की एक आलोचना है, लेकिन ये आलोचना किस संदर्भ में कबीर ने की है इस पे भी विवाद है। क्या है? नारी की झाई पड़त, नारी की परछाई पड़ते ही अंधा हो तो भुजंग, सांप अंधा पड़ जाता है, सांप जाता है अंधा। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो गर्भवती नारी है उसकी परछाई से ऐसा होता है। ये भी मान्यता, अब कितना सही कितना गलत है नहीं पता। हाँ, ऐसी मान्यता है कि अगर कोई जो महिला है उसके संतान उत्पत्ति होने वाली है, अगर वो जा रही है और सांप जा रहा और दोनों एक दूसरे से टकरा जाए तो परछाई पड़ जाए तो जो सांप है वो अंधा हो जाता है। नारी की झाई पड़त अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। इसका मतलब क्या है? अलग अलग नारियों जो अवैध संबंध, इस पे बहुत सारी बातें हैं। अगर ये बात ना होती तो अगली लाइन, ये अगला इनका जो है पद, उसमें आता है कि पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारू कोटि स्वरूप। ये भी कबीर का है कि अगर एक ऐसी महिला है कि जो पतिव्रता है, अपने जो पति धर्म पर चलती है, काली हो, अच्छी न लगती हो, तब भी वो बहुत ही अच्छी है। क्या कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारू कोटि स्वरूप। अप्सराओं पे अप्सरा खड़ी हो तो पतिव्रता महिला उससे ऊपर रहेगी, क्योंकि उसका जो हृदय है उससे बहुत अच्छा है। यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप केवल बैठ के जो पार्टी अभी चलने दो, रात के 12 बज गए हैं, पार्टी अभी चलने दो, उस पे कटाक्ष है ये। कबीर को समझना इतना आसान नहीं, लेकिन ये आरोप है कबीर पे कि कबीर जो है महिलाओं को लेकर समस्या। एक जगह भगवान राम जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो एक शब्द बोल देते हैं, तुलसीदास जी वहां पे बोलते हैं, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अगर सीता की हानि हो जाए तो विशेष क्षति नहीं है। नारी हेतु प्रिय प्रिय बंधु गवाई, अगर लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? अवधपुरी में जाऊंगा तो क्या बताऊंगा कि पत्नी के लिए अपने जो भाई को खो दिया, इतनी हल्की बात। तो नारी क्षति विशेष क्षति नहीं। तो बड़े बड़े लोग जो हैं नारी के मुद्दे पे असहज हो जाते हैं आके। समस्या ये भी है। अब आप देखें तो रीति काल में आ जाइए, तो रीति काल में क्या है? जो बिहारी जैसे लोग हैं, तो बिहारी एक रसिक व्यक्ति है, शहर में उनको सुंदरता दिखाई देती है, गांव में सुंदरता होती ही नहीं उनके नजर में। भोगवादी दृष्टि है वहां पे। जो राजा उनको भी समझा रहा है, राजा आज ऐसी ऐसी बात हुई है, और राजा खुश, उसने सोने का सिक्का फेंक दिया, फिर बिहारी ने लूट लिया उसको, कैच। अब फिर एक पद, तो कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन सो बात। तो रीति काल में और समस्या है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यही चीज आपको मलिक मोहम्मद जायसी के यहां भी दिखाई देगी। नारी क्यों इतनी बंधन में है, क्यों इतनी समस्या में है? यह विरह अगर आप देखें तो एक तरफा है, केवल नागमती को है,
रत्नसेन को है ही नहीं, 1% नहीं। रत्नसेन के पास ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 ज्यादा बेहतर, इसलिए ज्यादा वहां पर उसने फ्रीक्वेंसी दिखाई और वहां आगे बढ़ गया। ऑप्शन 1 पीछे छूट गया, लेकिन ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 को छोड़ नहीं पा रहा। क्या समझ में आई बात? यहां ये भी समझिए, रत्नसेन जो दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन नागमती नहीं कर सकती। नागमती करे गर्दन उतर जाएगी। पुरुष कर लेगा तो कोई समस्या नहीं, और महिला कर लेगी तो फिर आप जानते हैं क्या ही होगा। क्यों? क्योंकि मध्यकाल की नारी के पास न कोई आर्थिक सुरक्षा है, न अपनी सुरक्षा करने की सामर्थ्य है, और सब कुछ सुरक्षा, सम्मान, सब कुछ उसके पति पर निर्भर करता है। इसीलिए महिला बेबस और बेसहारा हो जाती है। पहले क्यों इतना शोषण हो रहा था? क्योंकि महिला पूरी तरह से आश्रित थी अपने पति के ऊपर। इसीलिए महिला को संपत्ति में भी अधिकार नहीं दिया गया था, और संपत्ति में अधिकार न देने के पीछे भी मानसिकता यही थी कि जीवन भर आश्रित बन के रहो, और सबसे बड़ी समस्या आश्रित बन के रहने की ही होती। ठीक है, और उसके पास एकमात्र विकल्प था कि पति 8 शादी करे, 10 शादी करे, कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप अपना स्थान बना के वहां पे पड़े रहना है, जिंदगी काट लेनी है। इसके अलावा नागमती एक रानी है, उसके बाद भी अपने जो पति से वंचित है, और आर्थिक स्थितियां अगर आपकी अच्छी है तब भी अगर आप ये सोचें कि आपका शोषण खत्म हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। रानी के पास कोई भी पैसे की कमी नहीं है। लोग कहते हैं पैसा मिल जाए सारा शोषण खत्म हो जाता है। एक मूवी हमने देखी थी, उस मूवी में था एक महिला ने अपने पति को बेच दिया, उसके बाद उसको जो है बहुत पैसे की लालसा थी। वो श्रीदेवी की मूवी थी, हाँ जो भी हो, उसमें यही हुआ, अपने पति को बेच दिया, बाद में जो पति पति करने लग गई। इसका मतलब क्या है? आर्थिक संपन्नता आपके सारे दुख को दूर नहीं कर सकती, एक बात यह भी है। इसके अलावा जब इस भेदभाव को हम अपनी गृहस्थी से जोड़ देते हैं कि नहीं, एक महिला के यही दायित्व है, पति चाहे जैसा दुष्ट टाइप का हो, वो शराब पिए, वो गांजा पिए, ये करे वो करे, लेकिन तुमको पैर दबा के ही सोना है बेटा। ये गृहस्थी की जो पाठ लोग पढ़ाते हैं, वो खुद भी नहीं जानते कि वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वही किया होता है, इसलिए वो पाठ पढ़ाते हैं। और ये पाठ पढ़ाने वाली कोई और नहीं, महिलाएं ही होती। इतना भी नहीं जानती तुम कैसे रहना चाहिए? अरे ये नहीं अपने जो बेटे को समझाओ कि थोड़ा भाई तुम ही अपनी आदत बदलो, वो भी किसी की लड़की ही होगी, नहीं। और क्या कहते हैं? उसको कहेंगे कि तुमको जो पतिव्रत धर्म से रहना चाहिए वो तो खराब है ही है। पुरुष जो हैं, मैं तो कुताराम का नहीं, मैं तो कुताराम का नहीं कहते कबीर, वैसे ही पुरुष भी होता है। अप्रत्यक्ष रूप से समझ लीजिए, जो महिलाएं समझाती हैं ऐसे ही जो घर की। तो तुम अच्छी महिला बनो, जो पतिव्रत धर्म पे रहो, फिर जो गृहस्थ धर्म को निभाओ, और आदर्श नारी बन के दिखाओ। आदर्श पुरुष को क्यों नहीं बना रहे हो तुम? आदर्श नारी बना रहे हैं हम। अभी हमारी एक विद्यार्थी थी, अब उसका नाम नहीं बताएंगे, उसके जो समस्या इसी बात की थी कि उसका विवाह हो गया था, लेकिन जो पति का कहीं और संबंध था। उसकी खुद की सास ने कहा कि तुम अच्छे से रहो, ये तो होता रहता है। क्या ही बात है ये, कुछ भी। ये वही है कि मध्यकाल की जो नारी की सोच वही है, और वो वही करवाएगी। यहां यही बात कहा जा रहा है कि हर चीज, भाई नागमती ये कहे कि नहीं तुम जा रहे हो जाओ, कोई बात नहीं, हम विरह में रहेंगे, वो भी ठीक है। आजकल की होती महिला तो कहती है ऐसा है कि पहले हमें मार दो या हम तुम्हें मार दें, उसके बाद ही तुम कहीं जाना।
तो यहां पर अगर आप देखें तो ये पूरा समझौता करने के लिए तैयार है नागमती। तो ये भी एक अपने आप में समस्या है, अपने पति को भी जो बांट सकती है। और अगर आप देखें, जो पृथ्वीराज चौहान का नाम आप सब जानते होंगे, पृथ्वीराज चौहान एक बड़े राजा हैं और केवल इसीलिए मारे भी गए बाद में कि अत्यधिक उनका दिमाग इसी में ही था कि हमारे कितने विवाह हो जाएं और कैसे हमारे विवाह की जो संख्या बढ़े। उनकी 12 रानियों की चर्चा मिलती है। एक रानी का नाम उनके संयोगिता है, जो जयचंद की पुत्री थी, और उसी के चक्कर में ही सारे जोशियों ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वीराज, इससे विवाह मत करना, मामला बिगड़ जाएगा, तुम्हारे सारी ग्रह दशाएं गड़बड़ हैं, इसके साथ विवाह नहीं हो सकता। पृथ्वीराज ने चौहान ने कहा कि हुआ क्या था कि संयोगिता ने एक मूर्ति को, जो पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया था स्वयंवर में, उसकी मूर्ति रखवा दी गई थी अपमान के लिए। अपमान के लिए मूर्ति रखवा दी गई थी। उसी मूर्ति को ही संयोगिता ने वरमाला पहना दिया। जो राजा वहां पर सारे बैठे थे, राजाओं को नहीं पहना है। ये सूचना जब पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची कि हुजूर, आपका इतना ज्यादा क्रेज है कि आपकी मूर्ति तक को माला पहनाई जा रही है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, अच्छा, 11 शादी हो चुकी थी उसके पहले। कहे कोई बात नहीं, एक और विवाह। पृथ्वीराज चौहान गए, वहां संघर्ष हुआ, अपहरण कर लाए, अपहरण करके ले आए और उसके बाद विवाह किया। बाद में वही जयचंद मोहम्मद गोरी को बुलाने वाला मेन व्यक्ति बना। उसने कहा, मेरा अपमान कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यहां समझने की जरूरत है कि एक महिला, 11 महिलाओं का फिर क्या होगा घर में, वो जो बैठी हुई हैं, उनके बारे में तो कोई चर्चा नहीं है। संयुक्ता की चर्चा सब जगह है कि संयोगिता बताइए ऐसी महिला। वो महिला भी मूर्ख थी, वो महिला मूर्ख नहीं है। इसके इतने विवाह हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि यहां उस समय विवाह का मतलब वीरता है, शक्ति प्रदर्शन। जिसके पास जितनी शक्ति उसके उतने विवाह। नहीं, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कायर और जो ऐसे लोग, उनकी शादी विवाह होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो वो मार भी दिए जाएंगे। आपने देखा ये बात, इतिहास पढ़ते, इतिहास में कुछ समझते भी हैं। जहांगीर का नाम सुना है? जहांगीर, जहांगीर का नाम क्या था? सलीम। सलीम को जो उनकी पत्नी थी, क्या नूरजहां, नूरजहां का विवाह हो चुका था पहले ही, पति मरवा दिया उसका। यही तो हो रहा था पहले मध्यकाल में, और क्या था? फिर उसके बाद विवाह कर लिया। यहां मध्यकाल में यही समस्या। और जो महिलाएं हैं उनका भी ब्रेन वॉश है पूरी तरह से। हाँ, ठीक चल रहा है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, ये हल्का था, इसका काम खत्म हो गया, ये अच्छा है, इसका काम शुरू। यही बात यहां पर की जा रही है। लेकिन कुल मिला जुला के ये भी आप कह सकते हैं, इन सारे आधारों पर हम ये नहीं कह सकते कि नागमती का विरह वर्णन ठीक नहीं है, बल्कि इसके विरह में जो दास्ता का पक्ष है वो ठीक नहीं है। और हमें इसकी प्रतिबद्धता और जो भावुकता दिखाई देती है, ठीक दिखाई देती है। और इसमें ऐसा हम नहीं कह सकते कि महत्वहीन है, ऐसा नहीं होता। आज भी महिलाओं में इतना सब कुछ बदल गया, फिर भी उनका सोल, उनकी आत्मा वैसी ही है जैसे पहले थी मध्यकाल में। पुरुष आज भी वही है। खाना मेरा कहाँ है, कपड़ा कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये काम कर दो, वो काम कर दो, दिन भर दौड़ाएगा। उसके बाद फिर शाम को कहेगा तुमने क्या किया, है कि नहीं? क्या क्लियर है? नागमती पे प्रश्न आ जाएगा तो लिख देंगे आप। कुछ पॉइंट लिखना चाहते हैं? चलिए लिख लीजिए, नागमती विरह वर्णन। प्रश्न आए तो अब आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, हर व्यक्ति अपने हिसाब से जो प्रश्न लिखेगा। नागमती विरह वर्णन पे इतनी बातें बता दी हैं, लिखिए। जायसी ने
नागमती के विरह का जायसी ने नागमती के विरह वर्णन का, जायसी ने नागमती के विरह वर्णन का विरह, क्या लिखा है, जायसी ने नागमती के विरह का वर्णन किया है, नागमती के विरह का वर्णन किया है। यह वर्णन बहुत सुंदर, यह वर्णन बहुत सुंदर, मार्मिक, यह वर्णन बहुत सुंदर, मार्मिक एवं रमणीय है। बहुत सुंदर, मार्मिक एवं रमणीय है। रमणीय मतलब क्या होता है, क्या होता है, सुहावना, अच्छा, कहते हैं रमणीय मौसम है आज का, रमण करने वाला, घूमने वाला मौसम। लिखिए आगे, रमणीय है। आगे लिखिए, नागमती रत्नसेन की पत्नी है। नागमती रत्नसेन की पत्नी है, जो रत्नसेन के सिंघल द्वीप जाने, जो रत्नसेन के सिंघल द्वीप जाने पर, जो रत्नसेन के सिंघल द्वीप जाने पर अपने पति से अलग है, जो रत्नसेन के सिंघल द्वीप जाने से अपने पति से अलग है, इसीलिए विरह में है, इसीलिए विरह में है। सच यह है, सच यह है कि, सच यह है कि जायसी का भावुक मन, सच यह है कि जायसी का भावुक मन, सच यह है कि जायसी का भावुक मन नागमती के वियोग में अधिक रमा है। सच यह है कि जायसी का भावुक मन नागमती के विरह में अधिक रमा है। अगला पॉइंट, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि, इन्वर्टेड कॉमा, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि नागमती का विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय, जिसकी तुलना न की जा सके, अद्वितीय वर्णन अद्वितीय वस्तु है। क्या है, ठीक है, वर्णन कर दिया, कोई बात, अद्वितीय वस्तु है, वर्णन है, बढ़िया है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो। अगला पॉइंट, नागमती के विरह वर्णन में सबसे बड़ी बात यह है, नागमती के विरह वर्णन में सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है
नागमती को रानी के रूप में नहीं दिखाया गया है। नागमती को रानी के रूप में नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक सामान्य महिला की विरह को दिखाया गया है। सामान्य महिला की विरह को दिखाया गया है। फिर एक आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट लिखिए। अगला पॉइंट, आचार्य शुक्ल का एक स्टेटमेंट लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इन्वर्टेड कामा अब लगाइए, अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह में अपना रानीपन भूल जाती है। रानी नागमती विरह में अपना रानीपन भूल जाती है और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती है। अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती है। ठीक है। अगला पॉइंट बनाइए। नागमती के विरह में जो सामान्य जन से जुड़ने की क्षमता है, नागमती के विरह में जो सामान्य जन से जुड़ने की क्षमता है, वह नागमती को एक रानी के रूप में नहीं, बल्कि वह नागमती को एक रानी के रूप में नहीं, बल्कि एक सामान्य नारी के रूप में उसने एक सामान्य नारी के रूप में सभी दुखों को भोगा है। एक सामान्य नारी के रूप में उसने सभी दुखों को भोगा है। अगला पॉइंट, यहां आश्चर्य की बात है
यहां आश्चर्य की बात है, नागमती ऐसी बातों से परेशान है। यहां आश्चर्य की बात है कि नागमती ऐसी बातों से परेशान है जो, यहां आश्चर्य की बात है कि नागमती ऐसी बातों से परेशान है जो महलों में रहने वाले लोगों को, जो महलों में रहने वाले लोगों को परेशान नहीं करती, बल्कि साधारण लोगों को पहचान करती है। बल्कि साधारण लोगों को पहचान, बल्कि साधारण लोगों को परेशान करती है। बल्कि साधारण लोगों को परेशान करती है। जेठ जरे, उदाहरण लिख दीजिए, जेठ जरे जग बहे लुआरा। जेठ जरे जग बहे लुआरा। फिर डैश डैश डैश, बरसे मघा झकोरी झकोरी। बरसे मघा झकोरी झकोरी। बरसे मघा झकोरी झकोरी। अगली लाइन है, मोर दुई नैन, मोर दुई नैन, मोर दुई नैन चुवे जस ओरी। हो गया। अगला पॉइंट, नागमती के विरह वर्णन में दूसरी बड़ी विशेषता, नागमती के विरह वर्णन में दूसरी बड़ी विशेषता आत्मविस्तार है। आत्मविस्तार। आत्मविस्तार है। दूसरी बड़ी विशेषता आत्मविस्तार है। इसका मतलब क्या होता है? आत्मविस्तार। जब आपको दुख होगा तो आप दूसरे को बताएंगे। दुनिया में जिसको दुख हो जाएगा तो अपनी सहेली तुरंत बताएगा, सुनो मेरी बात सुनो। अपना आप दुख दूसरे को जरूर सुनाएंगे। जैसी के यहां नागमती के विरह वर्णन में आप देखें आत्मविस्तार बहुत ज्यादा है। कैसे, क्या है? ये स्वाभाविक सी बात है कि जब आप दुख में रहते हैं तो किसी को पकड़ के अपना दुख जरूर बताना चाहते हैं। बाद में उस दुख का वो जो आपने बताया है उसका वो फायदा उठाता है, लेकिन व्यक्ति उसके बाद भी मानता नहीं। ठीक है, क्यों बताता है वो दुख? क्योंकि दूसरा उसके दुख से उसको बाहर निकलने में सहायता करे, मदद करे, इसलिए बताता है। और कुछ ऐसा ही अगर आप देखें कि अगर कोई व्यक्ति और ज्यादा विरह में है, ये तो एक पक्ष हो गया विरह का कि एक व्यक्ति व्यक्ति से कह रहा है, लेकिन और ज्यादा विरह में है तो क्या होगा? आप नेचर से कहने लगेंगे, आपका सब जगह विस्तार हो जाएगा। यहां मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती के विरह वर्णन में नागमती का विस्तार और ज्यादा कर दिया है। पेड़ पौधे चिड़िया सबसे वो बात कर रही है। ये क्या है? आत्मविस्तार है। जहां देखते हैं वहां तू ही तू है। तो फिर हम तो हर व्यक्ति से कह सकते हैं, पेड़ से कह सकते हैं, पौधे से कह सकते हैं, पहाड़ से कह सकते हैं। कह सकते नहीं कह सकते? ये आत्मविस्तार यहां पर बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भावुकता जब बहुत ज्यादा होगी तो व्यक्ति विरही हो जाएगा, और विरही व्यक्ति जो है नेचर को भी देखेगा तो वहां भी उससे दुख की बात होगी। और ऐसे मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए थे
कि मधुबन तुम कत रहत हरे, फिर जो सीता खो गई तो राम कहते हैं। और वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। इसमें लिख दीजिए कुछ बातें। क्या लिखा? आत्मविस्तार लिखिए। इस नजरिए से नागमती के विरह जैसा, इस नजरिए से नागमती के विरह जैसा, नागमती के विरह जैसा दूसरा उदाहरण मिलना, नागमती के विरह जैसा दूसरा उदाहरण मिलना दूसरा उदाहरण मिलना संभव नहीं दिखाई देता, संभव नहीं दिखाई देता। उदाहरण के लिए नागमती पक्षियों से भी अपनी विरह वेदना कहती है, नागमती पक्षियों से भी अपनी विरह वेदना कहती है। पीयूषो कहूं संदेशणा, पीयू पीयू से कहूं, पीयू से कहूं, ह के ऊपर ऐसे करना, चलो कहूं संदेशणा, पीयू से कहूं संदेशणा, हे भौरा हे काग, हे भौरा हे काग, पीयू से कहूं संदेशणा, हे भौरा हे काग। सो धनी विरहे जरी मुए, सो धनी लिख लीजिए, सो धनी, सो धनी विरहे, सो धनी विरहे जरी मुए, जरी मुए, जरी मुए क्या है? जरी मुए का मतलब क्या है? मर गए। मुई मतलब क्या होता है? मरना। जरी मुए। तेहिक धुआं हम ही लाग, तेहिक धुआं हम ही लाग, तेहिक धुआं हम ही लाग। तेहिक धुआं हम ही लाग, इसका मतलब क्या है? पीयू से कहो संदेशणा, हे भौरा हे काग, सो धनी विरहे जरी मुए। तुम्हारी धनी मतलब तुम्हारी पत्नी, सो धनी विरहे जरी मुए, वो तुम्हारे विरह में जल के मर गई। उसी का धुआं मुझे लग गया, इसीलिए मैं काला हो गया। वो जल के मर चुकी है, उसके बाद भी कुछ याद नहीं है रत्न सेन को। ठीक है, आगे लिखिए अगला पॉइंट बना के। नागमती के विरह वर्णन में, नागमती के विरह वर्णन में, नागमती के विरह वर्णन में पहली बार हिंदी साहित्य में, नागमती के विरह वर्णन में पहली बार हिंदी साहित्य में प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति विरही व्यक्ति के दुख से, प्रकृति विरही व्यक्ति के दुख से दुखी हो जाती है, प्रकृति विरही व्यक्ति के दुख से दुखी हो जाती है और उसके दुख को, और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करती है, और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करती है। इसका मतलब समझ पा रहे क्या है?
क्या समझे इसका मतलब? नेचर देखकर पागल हो गया कि तुम इतना क्यों रो रही हो। नेचर ने कहा हम तुमको ठीक करेंगे, तुम रो मत। इतना दुख हो गया कि नेचर की जो चीजें हैं वो खुद ही बोलने लगे कि नागमती चिंता मत करो। उदाहरण लिखिए, नागमती से एक पक्षी कहता है, नागमती से एक पक्षी कहता है, क्या कहता है भाई? फिर रो को नहीं डोला, फिर फिर रो, फिर रो, फिर रो को नहीं डोला, को नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। आधी रात को एक आया पक्षी, उसने कहा तुम क्यों रो रही हो, इतना रो रही हो, इतना रो रही हो, मुझसे देखा नहीं गया, मैं पेड़ पे बैठा था, मेरा दिमाग खराब हो गया। आधी रात विहंगम बोला, आया विहंगम बोलने लगा। कई दुख रैनी न लावस आखी। कौन सा दुख तुमको लगा रानी कि तुम सो नहीं रही हो? अगली लाइन है, कही दुख रैनी न लावस आखी, डैश डैश डैश, कही दुख, कही दुख रैन न लावस, कही दुख रैनी न लावसी आखी। नहीं, कुछ लोग देते हैं सांत्वना, तुम क्यों रो रही हो। इंसान नहीं बोल रहा है, पक्षी आ गया रात में। यही दुख रैन न, मतलब रात हो गई है, क्यों इतनी दुखी हो। और न लावसी आखी, सोना चाहिए तो तुम रो रही हो। हमें पागल कर दिया तुमने जो है, रोते रोते। अगला पॉइंट बनाइए। लिखिए, नागमती मध्यकाल की एक हिंदू नारी है। नागमती मध्यकाल की एक हिंदू नारी है, जिसके जीवन की सार्थकता, नागमती मध्यकाल की एक हिंदू नारी है जिसके जीवन की सार्थकता उसके पति में है, जिसके जीवन की सार्थकता उसके पति में है। उसका दुख दोहरा है, उसका दुख दोहरा है। जिसके जीवन की सार्थकता उसके पति में है, उसका दुख दोहरा है। एक, उसका पति अभी, एक तो उसका पति अभी राज्य में नहीं है, एक तो उसका पति अभी राज्य में नहीं है। दूसरा, उसका पति, दूसरा उसका पति दूसरी महिला की खोज में गया है। उसका पति दूसरी महिला की खोज में गया है। ऐसे में, ऐसे में उसका विरह, ऐसे में उसका विरह भक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे में उसका विरह भक्ति को प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को देख सकते हैं। पुष्य निखत सिर ऊपर आवा,
पुष्य नखत, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हौ बिन नाह, हौ, हौ बिनु नाह मंदिर को छावा, हौ बिन नाह मंदिर को छावा, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हौ बिन नाह मंदिर को छावा, हौ बिन नाह मंदिर को छावा। तो शुक्ल जी का स्टेटमेंट लिख लीजिए, मुझे कभी लगता है कि स्टेटमेंट पे कभी जायसी से प्रश्न आ सकता है। अगला पॉइंट बनाइए। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि, इन्वर्टेड कामा, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि, बहुत पसंद करते हैं नागमती को आचार्य शुक्ल, कहे ऐसी महिला चाहिए, महिला हो तो ऐसी, क्या कहते हैं? जायसी ने स्त्री जाति की, जायसी ने स्त्री जाति की, अथवा जायसी ने स्त्री जाति की, अथवा कम से कम हिंदू, कम से कम हिंदू गृहिणी, कम से कम हिंदू गृहिणी की सामान्य स्थिति के भीतर, हिंदू गृहिणी के सामान्य स्थिति के भीतर जैसा विरह, जैसा विरह का विकास दिखाया है, जैसा विरह का विकास दिखाया है, जैसा विरह का विकास दिखाया है, डैश 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 विरह का विकास दिखाया है, बहुत लंबी लाइन है, डैश 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 वह आशिक माशुकों का, वह आशिक माशुकों का, माशूक कैसे लिखते हैं? आशिक माशुकों का, आशिक माशुकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, निर्लज्ज। कभी रामलीला देखने जाते हो, ये शब्द खूब आता है, निर्लज्ज कहेंगे तुम, तुम्हें लाज नहीं आती? जब रावण जब सीता हरण करता है तो वो यही बोलती है सीता, निर्लज्ज हो तुम। हाँ, पापी, निर्लज्ज, यही सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या लिखा? निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, निर्लज्ज प्रलाप नहीं है। मतलब जहां कुछ फालतू बात होगी वो आचार्य शुक्ल को वो निर्लज्ज प्रलाप दिखाई देता है, जहां लज्जा नहीं आती तुमको, ऐसी बात करते हैं हमारे सामने। आगे लिखिए। यह हिंदू गृहिणी की, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है, जिसमें सात्विकता है, जिसमें सात्विकता है, सात्विकता, जिसमें सात्विकता है, जिसमें सात्विकता है, मर्यादा है और मनोहरता है, और मनोहरता है। ठीक है।
अब एक और है, कहो तो उसमें थोड़ा सा और लिखवा दूं, इस निष्कर्ष लिखवा देता हूं। एक तो ऊहात्मकता वाला भी लिख दीजिएगा। अच्छा एक चीज ये देखिए, यह तन जारो छार के कि कहो कि पवन उड़ाए, ये क्या लगता है आपको? पति कुछ नहीं कर रहा है, हम अपना तन जलाने के लिए तैयार हैं। नहीं भाई, विरह वर्णन में एक पक्ष तो ये है कि जो विरही है वो अपना सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन जिसके लिए वो दे रहा है वही नहीं तैयार है लेने को। अगला पॉइंट बनाओ, इसको लिख ही दो। नागमती का वियोग प्रतिबद्धता से भरा हुआ है। नागमती का वियोग प्रतिबद्धता से भरा हुआ है। उसका पति रत्नसेन दायित्वहीन हो गया है। उसका पति रत्नसेन दायित्वहीन हो गया है। उसका पति रत्नसेन दायित्वहीन हो गया है, फिर भी वह अपने प्रेम में दृढ़ है। फिर भी वह अपने प्रेम में दृढ़ है। उसकी अंतिम इच्छा यही है, उसकी अंतिम इच्छा यही है कि यदि पति न मिल पाए, उसकी अंतिम इच्छा यही है कि यदि पति न मिल पाए तो कम से कम इतना हो। उसकी अंतिम इच्छा यही है कि यदि पति न मिल पाए तो कम से कम इतना हो कि मेरे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी राख, मेरे मरने के बाद मेरी राख उस रास्ते पर, उस रास्ते पर, उस रास्ते पर क्या की जाए, उस रास्ते पर जो बिछा दी जाए, उस रास्ते पर बिछा दी जाए जहां से मेरा पति आने वाला है, जहां से मेरा पति आने वाला है। मतलब एक लेवल के स्तर की ये मूर्ख है। नहीं आपको दिखाई दे रहा है? अस्तरीय मूर्ख इसको कहते हैं। पागलपन में भी एक और पागलपन होता है, इसमें दोहरा पागलपन है। अरे मरने के बाद भी एक ये बात है, उसके बाद ही महसूस नहीं होगा रत्न सेन को, होगा क्या महसूस? कोई किसी के लिए कुछ भी कर दे, रत्न सेन को कोई महसूस नहीं होने वाला। रत्न सेन अलग देश का नागरिक है, जो श्रीलंका का, और वो इधर आने वाला नहीं अभी। तो लिख दीजिए यहीं पे। मतलब यहां इस बात से एक बात समझ में आ रही है कि नागमती व्यक्तिगत भोग से ऊपर उठ चुकी है। उसको पता है कि अब मेरा पति मेरा नहीं है, और अब एक ही स्थिति बचेगी, जो कुछ देना है वो मुझे ही देना है, जितना बलिदान होगा वो मैं ही करूंगी। उदाहरण लिख दीजिए, यह तन जारो छार के, यह तन जारो, यह तन जारो छार के, यह तन जारो छार के, छार के कहो कि पवन उड़ाए, कहो कि पवन उड़ाए। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, फिर डैश 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 कंत धरे जहां पांव, कंत धरे जहां पांव। देशभक्ति के लिए करती तो बात समझ में आती, लेकिन नहीं, जो करना है वही करेगी। अगला पॉइंट,
नागमती के विरह वर्णन में फारसी परंपरा के कारण, नागमती के विरह वर्णन में फारसी परंपरा के कारण मसनवी शैली का भी प्रयोग हुआ है। नागमती के विरह वर्णन में फारसी परंपरा के कारण मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण कविताओं में ऊहात्मकता आ गई है। जिसके कारण कविताओं में ऊहात्मकता आ गई है। ऊहात्मकता आ गई है। इसका अर्थ है कि विरह का ऐसा, इसका अर्थ है कि विरह का ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना, विरह का ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना जो असामान्य हो, जो असामान्य हो और जो रुचिकर न लगे, जो असामान्य हो और रुचिकर न लगे। जायसी ने भी नागमती के विरह में इसका सहारा लिया है। जायसी ने भी नागमती के विरह में इसका सहारा लिया है, किंतु उसे मजाक का विषय नहीं बनने दिया है। मजाक का विषय नहीं बनने दिया है। उदाहरण के लिए, दही कोयला भई कंत स्नेहा। दही जो है कोयला हो गई, तो दही कोयला भई, क्यों भाई? कंत स्नेहा। तो दही मतलब क्या होता है? गोरा या गोरे लोग, काले हो गए वो, क्यों? कंत के प्रेम में। दही कोयला भई कंत स्नेहा, दही काली हो गई। खाएंगे पिएंगे तभी तो गोरे रहेंगे, बिना खाए पिए तो क्या ही होने वाला है। यहां यही बता रही है कि दही कोयला भई कंत स्नेहा। और फिर क्या है? तोला मासु रहा नहीं देहा। तोला, तोला मासु रहा नहीं देहा। बस अगली लाइन है कि रक्त भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। तो फिर क्यों जी रही हो? मरो फिर। बड़ी समस्याएं हैं। हाँ, बस अब निष्कर्ष एक लिख दो। कुल मिला जुला के लिखो। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नागमती का विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन एक हिंदू
पतिव्रता नारी का विरह है। एक हिंदू पतिव्रता नारी का विरह है। एक हिंदू पतिव्रता नारी का विरह है, जो वासना से उत्पन्न नहीं हुआ है, जो वासना से उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि बेचैनी से उत्पन्न हुआ है, बल्कि बेचैनी से उत्पन्न हुआ है। इस विरह में इस विरह में इस विरह में मध्यकालीन नारी की दास्ता, इस विरह में मध्यकालीन नारी की दास्ता और उसकी खराब स्थितियों का सूक्ष्म वर्णन किया गया है, सूक्ष्म वर्णन किया गया है। यह मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अपनी अद्भुत साधारण क्षमता, अपनी अद्भुत साधारण क्षमता, व्यापकता, अपनी अद्भुत साधारण क्षमता, व्यापकता और प्रेम की पवित्रता, व्यापकता और प्रेम की पवित्रता जैसे तत्वों के कारण नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्भुत वस्तु है। हो गया? चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे जायसी का रहस्यवाद। आई बात समझ में?